गरीब दर्जी बहू की सफलता। पंसाली गांव में दामिनी और कावेरी नाम की गरीब सास बहू रहती थी। कावेरी का पति भुवन अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागता रहता था, जिस कारणवश घर का भार कावेरी के कंधों पर लदा हुआ। वह लाचार बहू लोगों के खेतों में बनिहारी करती थी, तब जाकर कहीं उनके घर का चूल्हा जलता। एक सांझ कावेरी घर आती है, तभी उसे अपना दुधमुहा बच्चा मुन्ना भूख से मचलते दिखता है। मुन्ना मेरे लाल, ना रो बेटा। बहू आ गई तू। क्या बात है बहू, तेरा चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्या बताऊं माँ जी, जिन खेतों में मैं बनिहारी करती थी उनके भूपतियों ने आधुनिक मशीनें खरीद ली हैं, जिससे बीजों की बुआई निराई बड़े आसानी से हो रही है, इसलिए अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं। हे भगवान, अब कैसे चलेगा घर बार? यही चिंता मुझे भी खाए जा रही है माँ जी। घर के खत्ते खाली हैं, हाथ में खोटा सिक्का तक नहीं। सोचा था आज बनिहारी से जो 4 पैसे आते उससे राशन पानी लाती, मगर नसीब ही निर्दयी निकली। बेरोजगारी ने कावेरी के मन को भीतर तक झकझोर दिया था, जिस मारे उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। आधी रात उसकी सिसकियां सुनकर उसकी सास दामिनी उसके पास आकर आंसू पोंछती हुई बोलती है, बहू चुप हो जा, अब क्या रात भर रोते रोते काटेगी? आंसू बहने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे। अचानक दामिनी की नजर कोने में रखे सिलाई मशीन पर जाती है, जो बहू के ब्याह के साथ दहेज पे आया था। बहू, हमारी परेशानी का हल तो हमेशा से नजर के सोझे था, हम ही उसे नहीं देख सके। माँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? बहू, तू ब्याह से पहले अपने पीहर में सिलाई बुनाई करती थी ना? हाँ माँ जी। मगर आपको कैसे खबर? इस दहेज के सिलाई मशीन को देखकर बहू, कभी कभी ईश्वर का किया हमें देर से समझ आता है। तू चिंता को परे रखकर कपड़े सिलना शुरू कर, क्योंकि अपना कारोबार दूसरों की चाकरी से भला है। इससे मुन्ना भी तेरे साए तले पलेगा। कम से कम कोई मेरी बहू को बनिहारिन नहीं कहेगा, बल्कि अब से तू दामिनी की दर्जी बहू कहलाएगी। सास की आस देखकर बहू दृढ़ निश्चय के साथ कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है और चंपा पहला ग्राहक बनकर दर्जी बहू के पास आती है। अरे दामिनी की बहू भीतर है क्या? चंपा चाची आओ ना, क्या मदद चाहिए आपको? बस मेरा ये ब्लाउज सिल दे। वो क्या है ना, बब्बन दर्जी की दुकान आज बंद है और दामिनी ने बताया था कि तूने भी सिलाई शुरू की है, तो चली आई। वैसे तुझे इल्म तो है ना, पता चले मेरे ब्लाउज बिगाड़ दे। बेफिक्र रहो चाची, ब्लाउज में सुई बराबर भी कमी घटी नहीं मिलेगी। इसके बाद दर्जी बहू चंपा का नाप लेकर ब्लाउज बनाने बैठ जाती है। अगले दिन चंपा दर्जी बहू के घर आती है। ये लो चाची, आपका ब्लाउज तैयार है। अरे दामिनी की बहू, तू तो पक्की दर्जी है, जैसा बताया था ब्लाउज की बनावट एकदम वही की है। तुरपाई भी कितनी बारीकी से की है। कितना दाम हुआ? सिर्फ 150 रुपए चाची। सिर्फ 150 रुपए? मगर वह बब्बन तो एक ब्लाउज का दुगना दाम ले लेता था। चंपा दर्जी बहू को 200 रुपए देकर चली जाती है और दामिनी कहती है, बहू तू आधे दाम में कपड़े क्यों सिल रही है? माँ जी, अगर मैं दूसरे दर्जी से कम दाम रखूंगी तो ही तो ग्राहक हमारे घर में आएंगे। समय बीतता है। एक सुबह कांची बुदबुदाते हुए चंपा की चौखट से गुजर रही थी, तभी चंपा उसे टोकती है। अरे ओ कांची, अरे ठहर जा, जरा खुद में क्यों कुड़कुड़ा रही है? अरे क्या बताएं चंपा, हमारा बलमा बनारस से हमरे खातिर एक अरसे बाद एक ठो साड़ी लाए रहा। उका ब्लाउज सिए के लिए बब्बन को दिए रहे। ससुरा ब्लाउज की जात मार दी, आड़ा टेढ़ा गला गढ़ दिया है, और ये तुरपाई देखो कितने मोटे तौर से किया है। अरे तू एक दफा मुझे तो बताती, मेरे नजर में एक ऐसी दर्जी है जो कम दाम में दमदार सिलाई करती है। अरे पंसली में ऐसा कौन सा दर्जी जन्म ले लिया जौने के कांची नहीं जानत है? अरे हमरी सखी दामिनी की बहू बनी है दर्जी, तू अपना बिगड़ा हुआ ब्लाउज लेकर आ। चंपा और कांची उनके दर्जी बहू के घर आती हैं। तभी कावेरी कहती है, चिंता मत करो कांची काकी, ये ब्लाउज मैं आपके नाप का किए देती हूँ, थोड़ी फिनिशिंग की कमी है, आप दोनों बैठ जाइए। अपनी सूझबूझ से दर्जी बहू उस ब्लाउज को एकदम बेहतरीन बना देती है। कुछ देर बाद, ये लो काकी आपका ब्लाउज। इसके बाद कांची अपने ब्लाउज को उलट पुलट करके देखने लगती है और खुश मन से कहती है, अरे वाह कावेरी बहुरिया, तू तो टेलर की बाप निकली, बिगड़े ब्लाउज की जात बदल दी। कितना दाम हुआ? 100 रुपए काकी। ये ले बहू तेरा मेहनताना का मोल। अब कांची के कदम तुझ दर्जी बहू की दहलीज पर ही आएंगे सिर्फ। कांची और चंपा के तन पर दर्जी बहू के हाथों सिला डिजाइनिंग ब्लाउज देखकर गांव की सभी औरतें बेहद आकर्षित होती हैं। धीरे धीरे पूरे पंसाली गांव में दामिनी की गरीब दर्जी बहू को पहचान मिलने लगती है।
अब गरीब बहू के पास कपड़ों की ढेर लग जाती है। वह सच्चे लगन के साथ कपड़े सिलती, जिसके बदले में उसे कमाई के साथ बड़ाई भी मिलती। दर्जी बहू घरेलू बागडोर के साथ अपने दुधमुहे बच्चे को भी वक्त देती। समय बीतता गया और दर्जी बहू के हाथों का हुनर और ज्यादा निखरता चला गया, जिसके कारण अब गांव देहात हर दिन उस दर्जी बहू के घर के आंगन से लेकर द्वार तक हाथों में कपड़े लिए कतार में खड़ा रहकर अपनी बारी आने की बाट जोहता। फिर उसी रात, कावेरी बहू, एक सबेर से रात तक काम करते करते थकावट के मारे तेरा चेहरा चढ़ गया है, तू सो जा, मुन्ना को मैं सुला देती हूँ अपने संग। माँ जी, अब आपकी दर्जी बहू की सिलाई का काम पूरे पंसाली गांव के कोने कोने में छा गया है। मेरे हाथों सिले कपड़े लत्ते लोगों में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। ऊपर वाले की दया से हम सास बहू के सर से गरीबी की बदरा छट गई। मगर मैं अपने गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, ताकि वह भी अपने घराने को गरीबी से उभार सके। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही नेक विचार है। ऐसा करने से हमारा गांव गरीबी रेखा से काफी हद तक उभर जाएगा। अगले ही दिन दर्जी बहू गांव की बहुओं के बीच एक बैठक रखकर अपनी राय साझा करती है। सभी औरतें रजामंदी जाहिर करती हैं। अब गांव की बहुओं का बड़ा तबका सुबह से सांझ तक दर्जी बहू के घर में सिलाई बुनाई सीखने लगती हैं और माह भर के भीतर ही वह बारीकी से कपड़ा सिलने लगती हैं। दामिनी, तेरी दर्जी बहू की जितनी बड़ाई की जाए कम है। आजकल के दौर में लोग अपने हाथों की कला दूसरों में बांटने में कतराते हैं, वहीं तेरी दर्जी बहू ने अपने हाथों के हुनर से खुद को गरीबी के संग इस गांव के औरतों को आत्मनिर्भर बनाया है। हाँ चंपा, आज मुझे गर्व है कि दामिनी की मेरी बहू है और वो एक आत्मनिर्भर दर्जी है। अभी वह दोनों चौखट पर खड़ी बातें ही कर रही थी कि एक शहरी समूह उन्हें गांव के सीमा में आता दिखाई देता है। जी नमस्ते, हमें दामिनी जी की दर्जी बहू से मिलना है। जी कहिए, मैं ही हूँ दामिनी। कावेरी बहू, कावेरी बहू, जरा बाहर तो आना। सास की आवाज सुनकर सहज सादा लिबास पहने हुए दर्जी बहू अपने दुधमुए बच्चे को बाहों में थामे बाहर आती है। जी माँ जी कहिए। जी नमस्ते, मेरा नाम शांति है। हम आशा निकेतन संस्था से आए हैं। कावेरी जी, आपके हाथों के हुनर की कलाकारी के किस्से, या फिर यूं कहें कि एक गरीब दर्जी बहू के चर्चे गांव देहात से लेकर शहर में सनसनीखेज हो चुके हैं। आप तो गरीब मसलूब औरतों के लिए कर रही हैं। उसे देखकर सरकार से लेकर पत्रकार के नजरों में शुमार हो गई हैं। अब सरकार ने हमारी संस्था की ओर से इस गाँव की हर एक बहू के लिए सिलाई मशीन और हर एक दर्जी बहू को 10,000 का योगदान भेजा है। यह खबर सुनकर उस दर्जी बहू का चेहरा खिल उठता है, साथ ही उसकी आंखों में खुशियों के झरने बहने लगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शांति जी। अच्छा, हम चलते हैं। इस गांव की सभी दर्जी बहुओं को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आखिरकार गरीब दर्जी बहू के द्वारा किया गया कड़ा संघर्ष अपना बड़ा असर दिखाता है और कल तक जो गरीब बहू जमींदारों के खेत की बनिहारी किया करती थी, आज वह गरीब बहू अपने कला की कमाई पर आत्मनिर्भर है। सच्चा कथन है साथियों, जहाँ चाह है वहीं राह है। हे भगवान, चारों तरफ घर फैला हुआ है, कहीं भी सफाई नहीं है। दीवारों के कोनों में तो जैसे कई दिनों से जाले लगे हुए हैं। इन तीनों को क्या घर का काम नहीं दिखता? तभी लाजवंती जोर जोर से अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे करम जली, कहाँ मर गई तीनों की तीनों? अरे मेरे तो करम ही फूट गए इन तीनों के घर में आने के बाद। अरे शर्म, क्या अपनी माँ के घर बेच कर आई हो या फिर कानों में रुई ठूस कर बैठी हो? कहाँ मर गई तीनों की तीनों? तभी लाजवंती की तीनों बहुएं उसके पास तुरंत पहुंच जाती हैं और अपनी सास लाजवंती से पूछती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? अरे हाँ, एक तू ही तो काम करने वाली है इस घर के अंदर, बाकी सब तो नालायक हैं। नालायक, जरा दीवारों पर देखो कितनी धूल मिट्टी है और जाले लगे हैं। क्या तुम तीनों को ये सब दिखाई नहीं देता? तभी वे तीनों चुपचाप लाजवंती की जली कटी बातें सुनती रहती हैं। अरे यही सीख कर आई हो तुम तीनों अपनी माँ के घर से? एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती हो, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। लाजवंती उन तीनों को जली कटी सुनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों तुरंत घर में साफ सफाई करने में लग जाती हैं। यही तो फर्क होता है अपनी माँ और सास में। अपनी माँ कभी काम को हाथ लगाने नहीं देती थी और सास तो यही चाहती है कि वो किसी काम को हाथ ही ना लगाए। तुम तो जानती हो हम तीनों की शादी को आज 4 साल हो गए, लेकिन हम तीनों को एक भी संतान नहीं हुई है और इसी कारण सासू माँ हमें घर की नौकरानी बनाकर रखती हैं। ये तो ऊपर वालों के हाथ में है, जब वो चाहेगा तभी कुछ हो पाएगा, इसलिए सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। ये सोचकर वो जल्दी से घर का काम कर लेते हैं और बेसहारा बच्चों के लिए खाना बनाकर उन्हें अपनी सास से छुपाकर दे आते हैं।
अगले दिन सुबह वो तीनों 12 बजे तक सोती रहती हैं। अरे नास पीटियों, सुबह के 12 बज रहे हैं। लोगों के घर में दोपहर का खाना तक बन चुका है और तुम तीनों हो कि अभी तक सो रही हो। अरे कैसे मेरे भाग्य फोड़ रही हो तुम तीनों। तभी करिश्मा, समीक्षा और गुंजन तीनों ही अपनी सास लाजवंती के पास आती हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताने लगती हैं। माँ जी, सुबह से केवल उल्टियाँ ही होती जा रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दवाई भी खाकर देख लिया लेकिन कोई आराम नहीं। तबीयत बहुत खराब है, हम तीनों का एक जैसा हाल है। अरे कैसे आग पड़ गई तुम तीनों के अंदर, और वो भी एक साथ। इस घर का काम कौन करेगा। तभी लाजवंती अपने तीनों बेटों को बुलाती है, जिसके बाद वे तीनों उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उन तीनों का चेकअप करते हैं तो डॉक्टर उन तीनों के पति से कहते हैं, हाँ, आप तीनों को मुबारक हो, आप तीनों ही बाप बनने वाले हैं। जैसे ही वो तीनों ये बात सुनते हैं वो तीनों खुशी से झूमने लगते हैं। ये तो खुशी की बात है, मैं सबसे पहले माँ को बताऊंगा, वो तो ये सुनने के बाद खुशी से पागल हो जाएंगी। जब वो तीनों अपनी पत्नियों की खुशखबरी अपनी माँ को देते हैं तो लाजवंती अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये कैसे हो सकता है। कुछ समय पहले तो इनमें से एक भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और अब अचानक से ही तीनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इस घर के काम को कौन करेगा। हे भगवान, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उस दिन घर में सभी लोग बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी खुशी के बाद भी लाजवंती उन तीनों के ऊपर अत्याचार करती रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे 8 महीने बीत जाते हैं। अब उन तीनों से घर का काम बिल्कुल भी नहीं होता। तभी एक दिन करिश्मा रसोई में गंदे बर्तन देखकर अपने मन ही मन सोच रही होती है, हे भगवान, इतने सारे बर्तन कैसे धोऊं। तभी बर्तन उसके सामने अचानक से धुल जाते हैं। वहीं गुंजन से कपड़े धुल नहीं पाते और वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से कपड़े खुद धुलकर रस्सी पर सूख जाते हैं। ये सब देखकर गुंजन वहां से भागकर करिश्मा के पास पहुंच जाती है। गुंजन करिश्मा को कुछ बताती, इतने में वहां समीक्षा आकर उन दोनों से कहती है, बहनों सुनो, इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। मैं घर में पोछा लगा रही थी लेकिन मुझसे लग नहीं पा रहा था। तभी अचानक से पोछा अपने आप लगने लगा। समीक्षा की बात सुनकर करिश्मा और गुंजन अपनी बातें भी बताती हैं, जिसे सुनकर तीनों बहुत हैरान हो जाती हैं। तभी वहां लाजवंती पहुंच जाती है और घर का सारा काम देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो तुम लोगों ने सारा काम करके रखा है और सफाई भी। अपने सास के मुंह से पहली बार तारीफ सुनकर वो तीनों चुपचाप वहां से करिश्मा के कमरे में चली जाती हैं। आखिर ये सब कैसे हो रहा है। कहीं इस घर के अंदर कोई भूत तो नहीं है जो ये सब कर रहा है। वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक देवता प्रकट होते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम तीनों के पेट में जादुई बच्चे हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। मैं इस पूरी सृष्टि का देवता हूँ, मेरी हर एक पर नजर है। जब मैंने तुम्हें मासूम बच्चों को भोजन खिलाते हुए देखा और उनके प्रति तुम्हारी ममता देखी तो मेरा दिल बहुत प्रसन्न हो गया, जिसके बाद मैंने तुम्हारी कोख के बच्चों को जादुई बना दिया। अब वो तुम्हारे लिए वो सब करेंगे जो तुम चाहती हो। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी से देवता का शुक्रिया अदा करती हैं, जिसके बाद देवता वहां से गायब हो जाते हैं और उनके जाने के बाद तीनों को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। जिसके बाद उन तीनों के पति उन तीनों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ ही देर में वो तीनों अपने अपने बच्चों को जन्म दे देती हैं और जब वो अपने बच्चों को घर ले आती हैं तो वो तीनों बच्चे उनकी बहुत सहायता करने लगते हैं। वो जादू से घर के सारे काम कर देते हैं और जब उन्हें पैसों की जरूरत होती तो वो उन्हें सोना, हीरे और पैसे भी दे देते। एक दिन अचानक से लाजवंती की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। जैसे ही डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं वो सबसे आकर कहते हैं, देखिए पेशेंट की हालत बहुत बुरी है, उन्हें कैंसर हो गया है। उनके इलाज में कम से कम 50 लाख तक का खर्चा आएगा। अगर तुम इतना पैसा जमा कर सकते हो तो पेशेंट बच सकता है। 50 लाख का नाम सुनते ही उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगते हैं। तभी करिश्मा, गुंजन और समीक्षा अपने बच्चों से कहती हैं, देखो बच्चों, तुम्हारी दादी माँ बहुत बीमार हैं, हमें पैसों की जरूरत है। अगर समय पर उनका इलाज नहीं करवाया तो उनकी जान जा सकती है। हमारी मदद करो बच्चों, हमारी मदद करो। करिश्मा के ये कहते ही करिश्मा के बच्चे के माथे से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से कई सारे हीरे निकलने लगते हैं। ऐसे ही गुंजन के बच्चे के माथे से जो रोशनी निकलती है उसके अंदर से सोना निकलने लगता है और समीक्षा के बच्चे के माथे से जो रोशनी निकलती है उसके अंदर से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं।
देखते ही देखते वहां हीरे, सोने और पैसों का ढेर लग जाता है, जिसके बाद वो सभी हीरे, सोना, पैसे उठाकर डॉक्टर को दे देते हैं, जिसके बाद लाजवंती का इलाज शुरू हो जाता है। इलाज चलने के कई घंटों बाद डॉक्टर जैसे ही आईसीयू से बाहर आते हैं, वो सबसे आकर कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ कैंसर के खतरे से बाहर आ गई हैं, अब उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन समय पर दवाई देते रहिए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वो लाजवंती को वापस घर ले आते हैं। जब लाजवंती को जादुई बच्चों का सच पता चलता है तो वो अपनी तीनों बहुओं के साथ अत्याचार करना बंद कर देती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शाम के समय करुणा किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उर्मिला नाम की चुड़ैल पीछे से उसका पैर खींचकर उसे जमीन पर गिरा देती है और करुणा बोलती है, हाय दैया, मर गई, इसने मेरा पैर खींचकर मुझे गिराया, अरे सामने आओ। इतना बोलकर करुणा खड़ी होती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता कि तभी अनामिका चुड़ैल करुणा को जोर का तमाचा मारती है, जिससे करुणा गोल गोल घूमते हुए किचन से बाहर जाकर गिर के बेहोश हो जाती है। तभी सौम्या चुड़ैल कहती है, इस बुढ़िया को हमने अच्छा सबक सिखाया। हाँ, बिल्कुल सही कहा, देखा ना तुम सबने कैसे हथनी की तरह धड़ाम से जमीन पर गिरी थी। ये तो कुछ भी नहीं, आगे चलकर तो हम इसे कठपुतलियों की तरह नचाएंगे। ऐसे ही अगली सुबह जब करुणा दीवार पर पेंटिंग लगाने के लिए हथौड़े से कील ठोक रही होती है कि तभी उर्वशी करुणा का हथौड़ी वाला हाथ पकड़कर उसके दूसरे हाथ पर मारने लगती है। ये देख करुणा हैरान होकर बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे हाथों पर मेरा खुद का बस नहीं चल रहा। जैसे तैसे करुणा खुद का हाथ बचाती है और रूम में जाकर फर्स्ट एड बॉक्स से डिटॉल निकालती है और कॉटन से जख्म को साफ करने लगती है कि तभी सौम्या डिटॉल की शीशी बदलकर वहां तेजाब की शीशी रखकर बोलती है, अब देखना इस बुढ़िया का हाथ कैसे कबाब की तरह भुनेगा। जख्म को साफ करने के बाद करुणा तेजाब की शीशी डिटॉल समझकर उठाती है और अपने हाथ पर डाल देती है, जिससे करुणा का पूरा हाथ लाल होकर जलने लगता है और करुणा बोलती है, ये क्या किया मैंने? ये तो तेजाब की शीशी है। अब मुझे जल्दी से अपना हाथ धोना होगा, नहीं तो मेरा पूरा हाथ जल जाएगा। इतना बोलकर करुणा हाथ धोने के लिए बाथरूम की ओर भागती है। तभी अनामिका अपना पैर अड़ा देती है और करुणा लड़खड़ाते हुए दीवार से जा भिड़ती है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है। इसी तरह तीनों चुड़ैल हर रोज करुणा को परेशान करती, कभी उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देती तो कभी उसे सीढ़ियों से गिरा देती। इन सब चीजों से परेशान होकर करुणा एक दिन नदी के किनारे बैठी होती है और उसी वक्त उसके सामने तीनों चुड़ैल आ जाती हैं और बोलती है, सासू माँ। क्या हुआ सासू माँ? चुड़ैल को देखकर पहले तो करुणा डर जाती है, फिर हिम्मत करके बोलती है, तुम चुड़ैलों ने मुझे सासू माँ बोलने की हिम्मत कैसे की? जब मैं अपनी तीनों बहुओं की सास नहीं बनी तो फिर तुम चुड़ैलों की क्यों बनूंगी? 3 बहुएं? क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। मैंने अपनी 3 खूबसूरत बहुओं को मार दिया, तो फिर तुम क्या चीज हो? अब हट जाओ मेरे रास्ते से और जाने दो मुझे। अच्छा, तो तूने हमें मारा है। हम यही हकीकत तो जानना चाहते थे। हमें शुरू से ही लगता था कि तूने हमें मारा है, पर हमने यकीन नहीं किया। लेकिन आज तूने सच बोलकर हमारा ये भ्रम तोड़ दिया। अब बता कि तूने हमें क्यों मारा था? अनामिका के इतना बोलते ही करुणा समझ जाती है कि ये तीनों वही हैं और वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपना राज बता दूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। तो फिर तू हमें ऐसे नहीं बताएगी? लगता है हमें तेरी अकड़ तोड़नी ही पड़ेगी, तभी तू अपना मुंह खोलेगी। इतना बोलकर सौम्या करुणा को नदी में धक्का देती है। जैसे ही करुणा नदी में गिरने वाली होती है कि तभी सौम्या उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तेरे पास ये आखिरी मौका है। अगर तूने हमें सच नहीं बताया तो हम तुझे मगरमच्छ से भरे इस नदी में फेंक देंगे, जिसके बाद मगरमच्छ तुझे खा जाएंगे। नदी के खूंखार मगरमच्छों को देखकर करुणा का दिल दहल जाता है और वो डरते हुए बोलती है, रुको, ऐसा मत करो, रुको रुको, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ।
लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से निकालो। करुणा के मुंह से हाँ सुनकर सौम्या उसे अपनी ओर खींचती है और तभी उर्वशी बोलती है, जल्दी बता। बताती हूँ, सुनो। सोनपुर गांव में रमेश अपने 3 छोटे बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी का 2 वर्ष पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद रमेश ने बच्चों की परवरिश के लिए करुणा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। जिसके बाद करुणा बच्चों को पालने लगती है और वक्त के साथ रमेश के तीनों बेटे बड़े हो जाते हैं। तभी एक दिन रमेश करुणा से बोलता है, तुमने मेरे बच्चों को सगी माँ से बढ़कर प्यार किया, ये मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। अब इस बेवकूफ को कौन बताए कि मैंने 3 बच्चों के बाप से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि ये बहुत अमीर है। इतना सोचकर करुणा बोलती है, इसमें एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छी हो करुणा। वैसे मैं तुम्हें एक खुशी की बात बताता हूँ, हमारे तीनों बेटे के लिए रिश्ता आया है। तीनों लड़कियां संस्कारी और सुशील हैं। तुम्हें सोच रहा हूँ लगे हाथ ये शादी करवा ही देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, फिर मैं पंडित जी से शादी की मुहूर्त निकलवाता हूँ। जिसके बाद रमेश पंडित जी से शादी की मुहूर्त निकलवाता है। कुछ ही दिनों बाद रमेश के तीनों बेटे की शादी हो जाती है, जिसके बाद तीनों बहुएं घर का सारा काम संभाल लेती हैं और अपनी सौतेली सास को शिकायत का एक भी मौका नहीं देती। लेकिन इसके बावजूद भी करुणा उन्हें जली कटी सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन करुणा मन में सोचती है, पहले इस जायदाद में ये 4 हिस्से कम पड़ गए थे, जो ये 3 और आ गईं। अब मुझे इन्हें भी देना पड़ेगा, पर मैं इन्हें क्यों दूं? क्यों ना मैं इन्हें रास्ते से ही हटा दूं। इतना सोचकर करुणा अपनी तीनों बहुओं को आवाज देती है, अरियो निकम्मियों, कहाँ मर गई तीनों की तीनों? जल्दी मेरे सामने आओ। करुणा की आवाज सुनते ही उसकी तीनों बहुएं उर्वशी, अनामिका, सौम्या उसके सामने आ जाती हैं और उर्वशी बोलती है, जी सासू माँ, आपने हमें याद किया, क्या कुछ चाहिए आपको? हाँ, इसीलिए तो तुम तीनों को यहाँ बुलाया है। अब सुनो, उर्वशी तुम मेरे लिए गाजर का हलवा बनाओगी, और अनामिका तुम खीर, और सौम्या तुम अभी 1 कप मेरे लिए चाय लेकर आओ। ठीक है सासू माँ, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। जिसके बाद तीनों बहुएं किचन में जाकर अपनी सास की फरमाइश का खाना बनाने लगती हैं और तभी करुणा बोलती है, यही सही मौका है। इस वक्त घर में कोई नहीं है और ये तीनों किचन में हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें किचन में ही जलाकर मार डालूं। इससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना बोलकर करुणा केरोसिन ऑयल लेती है और दबे पांव किचन के बाहर जाकर किचन का दरवाजा बंद कर देती है और डिब्बे का ढक्कन खोलकर पूरा तेल दरवाजे के नीचे से किचन में बहा देती है और माचिस जलाकर वहां से भाग जाती है। वहीं किचन के अंदर तीनों बहुएं आग में झुलसकर मर जाती हैं। अपने जायदाद को खोने के डर से मैंने तुम तीनों को मार डाला और अब वो सारी जायदाद सिर्फ मेरी है। ये सारी बातें सुनकर उन तीनों चुड़ैलों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अनामिका बोलती है, तूने चंद रुपयों पैसों के लिए हम तीनों से हमारी जिंदगी छीन ली। अरे हम तो तुझे सगी सास से भी बढ़कर मानते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, सौतेली सौतेली ही होती है, कभी सगी नहीं हो सकती। तेरा नाम करुणा है, पर क्या तुझे इस नाम का मतलब भी पता है? मतलब दया, रहम। लेकिन ना तो तेरे अंदर दया है और ना ही माँ की ममता। अपनी चुड़ैल बहुओं की बात सुनकर करुणा की आंखों में पानी भर जाता है और वो बोलती है, मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका पछतावा है, माफ कर दो मुझे। जिस इंसान की इंसानियत मर जाती है, उसे जीने का कोई हक नहीं। इतना बोलते ही उर्वशी करुणा को नदी में धक्का दे देती है और नदी के सारे मगरमच्छ करुणा को खा जाते हैं। करुणा के मरते ही तीनों चुड़ैल बहुओं की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मीना बहुत ही कंजूस किस्म की औरत थी, जो सिर्फ अपने लाभ के बारे में ही सोचती थी। मीना के बेटे राज की शादी बहुत ही गुणी लड़की सुनैना से हो जाती है। सुबह 6 बजे उठकर सुनैना जल्दी से पूजा पाठ करके अपनी सास के पैर छूती है और उसे नाश्ता देती है। तभी मीना कहती है, खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। अरे ये क्या, तूने पकौड़े बनाए हैं? नमकीन रखी थी, वही दे देती। माँ जी,
मुझे लगा आपको पकौड़े बनाकर दूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, लेकिन बेटे, मेरे बेटे के पैसे पेड़ पर तो उग नहीं रहे जो तू पकौड़े वकौड़े बनाती रहेगी हैं? कल रात भी तूने कचौड़ियाँ बनाई थी। अरे घर भी चलाना है, महीने भर का राशन तू तो आज ही खत्म कर देगी हैं? सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, और हफ्ते में 2 बार से ज्यादा तला हुआ नहीं बनना चाहिए, समझी? जी माँ जी। सुनैना ये बोलकर घर के काम करने चली जाती है और मीना चाय नाश्ता कर लेती है। शाम होती है, राज ऑफिस से आ जाता है। तभी मीना कहती है, आ गया मेरा राजा बेटा। बहू, पानी लेकर आ जरा इसके लिए। जी माँ जी। माँ आप मुझे फिर से राजा बेटा बोल रही हैं। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे राज ही बोला करो। अच्छा, तू कितना भी बड़ा हो जा, मेरे लिए तो तू मेरा बच्चा ही रहेगा। माँ आप भी ना। राज इतना बोलकर फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद सब बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। वहीं सुनैना रसोई में खाना बना रही थी कि उसे घबराहट सी महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है? सुबह से चक्कर आ रहे हैं। सुनैना काम कर रही थी कि तभी राज आ जाता है और उसे पीछे से हक करके बोलता है, बहुत बिजी रहने लगी हो तुम, हाँ? अरे थोड़ा सा मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करो। जब देखो रसोई में ही रहती हो। आप क्या कर रहे हैं? माँ जी आ जाएंगी तो देख लेंगी। तो क्या हो गया, पति ही तो हूं तुम्हारा। अच्छा मुझे कॉफी बना दो। ठीक है, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। सुनैना कॉफी बनाकर अपने कमरे में आती है, राज को देती है कि तभी उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी राज बोलता है, सुनैना 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 तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को कॉल करता हूँ। राज अपनी माँ को बताता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि सुनैना गर्भवती है। ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और मीना अपनी बहू की नजर उतारकर बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मुझे खुश कर दिया। अब घर में छोटा सा मेहमान जो आएगा, हाय। हाँ माँ जी। माँ जी, मुझे कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, वो तो करता ही है। मैं तेरे लिए कच्ची अमिया लेकर आती हूँ। हाँ। मीना खुशी से बहू के लिए आम भी लेकर आती है और अपने हाथ से खिला देती है। एक हफ्ता बीत जाता है। मीना उसका बहुत ख्याल रखती है और केसर का दूध उसे देती है कि तभी डोर बेल बजती है। मीना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी बेटी वंदना आई है और उससे कहती है, वंदना बेटा, तू अचानक कैसे आ गई? माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई जो तू सीधा यहीं आ गई बताने के लिए? माँ, आप नानी बनने वाली हो और मैं माँ। अरे सच, ये तो बहुत खुशी की बात है। एक तरफ मैं दादी बनूंगी तो दूसरी तरफ नानी है। हाँ माँ, शाम को प्रीतम मुझे लेने आएंगे तो मैं चली जाऊंगी उनके साथ। अरे नहीं, अब तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं मेरे पास रहेगी तेरी जब तक डिलीवरी ना हो जाए। लेकिन माँ, प्रीतम बोलेंगे। उनकी चिंता तू मत कर, अब मैं उनसे बात कर लूंगी। दी नमस्ते, बधाई हो, आप भी माँ बनने वाली हो। जी भाभी, आपके बारे में तो माँ ने मुझे पहले ही बता दिया था। अच्छा बहू, जा वंदना के लिए केसर का दूध ले आ। ऐसा कर, तू अपना गिलास ही दे दे, तू और बनाकर खुद पी लियो। हाँ जी माँ जी। सुनैना सास की बात सुनकर अपना गिलास नंद को दे देती है और वो अपना केसर दूध बनाकर खुद पी लेती है। थोड़े दिन बीतते हैं। मीना सुनैना से अब भी घर का सारा काम करवाती है और अपनी बेटी को हिलने तक नहीं देती। शाम को सुनैना को खट्टा खाने का मन करता है तो वो मीना से कहती है, माँ जी, मुझे इमली खाने का बहुत मन कर रहा है, खत्म हो गई है, आप मंगवा देंगी? अरे संतरा रखा है, वही खा ले, नमक लगा के खा लियो, वो भी तो खट्टा ही होता है। माँ जी, मेरा वो मन नहीं है, रह नहीं देती हूँ,
माँ जी नहीं मंगवाएंगी। सुनैना जा रही होती है कि तभी वंदना आती है और मीना से बोलती है, माँ, मुझे ना चटपटा खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए चाट मंगवा दो ना, जी मचल रहा है बहुत। जी मचल रहा है? बहू, जरा वंदना के लिए आम का पना बना के ले आ। बेटा, तू उसको पी ले और मैं जब तक तेरे लिए चाट खरीद के ले आती हूँ। बहू, दे दियो उसे। जी माँ जी। मीना मार्केट से चाट लेकर लौटती है और अपनी बेटी को खिलाने लगती है। तभी सुनैना कहती है, माँ जी, आप बाजार गई थी, इमली लेकर आई आप? ओहो, मैं तो भूल ही गई लाना। ऐसा कर वंदना, तू थोड़ा सा बचा कर बहू को दे दियो। हाँ ठीक है माँ। ये माँ जी को क्या हो गया है? जब दीदी नहीं थी तो बहुत ख्याल रख रही थी, उनके आते ही मुझसे ध्यान हट गया है इनका। अगर दीदी प्रेग्नेंट है तो मैं भी तो हूँ ना, मेरे बारे में तो माँ जी सोचती ही नहीं है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। सुनैना को डॉक्टर के पास जाना था। तभी वो कहती है, माँ जी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आप मेरे साथ चलिए ना। राज ने बोला था कि आपके साथ चली जाऊं, उन्हें थोड़ा सा काम आ गया था। बहू, बेटा तू खुद से चली जा। अभी कौन सा तेरा 9वां महीना है, 7वां महीना तो है। पास के ही डिस्पेंसरी में चली जा, जल्दी काम हो जाएगा तेरा। तेरे साथ जाऊंगी तो ये वंदना के साथ कौन रहेगा? है? ये सुनकर सुनैना डिस्पेंसरी चली जाती है। अगले दिन वंदना को कुछ टेस्ट कराने होते हैं, जिसके लिए मीना उसके साथ चली जाती है। ये बात सुनैना को बहुत चुभती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। इसी तरह दोनों का 9वां महीना लग जाता है। मीना अपनी बहू से सारा काम कराती है, मगर ध्यान नहीं रखती है। इस बीच सुनैना को कमजोरी आ गई। आदर्श बहू होने के नाते वो राज को कुछ भी नहीं कहती। अचानक से सुबह सुनैना के लेबर पेन शुरू होने लगता है। उसकी आवाज सुनकर दोनों आती हैं। तभी वंदना का पांव फिसलता है, जिसके बाद उसे भी दर्द होने लगता है। मीना तभी राज को कॉल करती है, बेटा जल्दी आ जा, दोनों की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल जाना है। माँ, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। कुछ देर में एम्बुलेंस आती है और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद सुनैना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और वहीं दूसरी डॉक्टर आती है और कहती है, मीना जी, हम आपकी बेटी के बच्चे को नहीं बचा पाए। उनकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल स्टेज पर थी। गिरने की वजह से बच्चा तभी गुजर गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी जी, अगर वंदना आपके पास नहीं रुकती तो मेरा बच्चा आज मेरी गोद में होता। वंदना को पता चला तो वो टूट जाएगी। नहीं दामाद जी, ऐसा मत बोलिए, मैंने उसका बहुत ख्याल रखा है। कुछ देर बाद दोनों को अपने बच्चों के बारे में बता दिया जाता है। सुनैना ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपने बच्चे को गोद में उठाकर वंदना के पास जाती है और बोलती है, दीदी, आप ऐसे दुखी मत होइए, मेरा मुन्ना आज से आपका मुन्ना है। मैं इसके बगैर रह लूंगी, लेकिन आपको इस हाल में नहीं देख सकती दीदी। भाभी, मुझे अच्छा लगा आपने मेरी हालत को समझा, लेकिन एक बच्चे को माँ से दूर करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकती। बहू की हालत देखकर मीना का दिल पसीज जाता है और अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए वो कहती है, बहू, तूने वंदना के बारे में सोचा और मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया। हमेशा तुझसे काम करवाया और आज तू अपनी झोली खाली करके वंदना को देने चली थी। अरे सच में ऐसी गुणी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। इतना बोलकर मीना अपनी बहू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। भूतिया दुनिया के सबसे शक्तिशाली मालिक राका भूत और उसकी मल्लिका शहनाज चुड़ैल मासूम छोटे भूत चुड़ैल बच्चों का बाल विवाह करा रहे थे। चलो, ये बाल विवाह भी निपटने वाला है, ऐसे ही हम और भूतिया बच्चों का करवाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाल विवाह इन बच्चों के लिए एकदम बढ़िया है, जिससे अभी से ही ये घरेलू काम को समझ जाएंगे। ये कहते ही दोनों वहां से जा रहे थे कि तभी 3 चुड़ैल छोटी बच्चियां आकर उन शक्तिशाली राका और शहनाज को अपने जादू से कैद कर लेती हैं।
बहुत शौक है ना तुम्हें बाल विवाह कराने का, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। हाँ मान्या, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या अब हम इन्हें जान से मार डालेंगे? तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरीके से कैद करने की? जानती हो ना, इस दुनिया के मालिक हम हैं। मैंने कहा छोड़ दो, हमें ऐसी कौन सी शक्तियों से बांध दिया है जो हमारे बस तुम पर नहीं चल रहा है। आखिर ये सब क्या था? इस भूतिया दुनिया के मालिक को ही 3 छोटी बच्चियों ने कैद कर लिया था। आखिर क्या वजह थी जो उन 3 चुड़ैलों को ऐसा करना पड़ा? पूरी बात जानने के लिए भूतिया कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां 8 साल की रागिनी अपनी हम उम्र 2 सहेली मान्या और नूरी के साथ बाग में पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। अरे अरे नूरी, मुझे पकड़ कर दिखा, तेरे बस की बात नहीं है मुझे आउट करना। अरे रागिनी छोड़ना, सबसे तेरे करीब हूँ, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखा। उन दोनों को ही पकड़कर आउट कर दूंगी मैं, देखती जाओ। तभी नूरी चुड़ैल अपने जादू से हवा में उड़कर उन दोनों के पीछे पीछे भागती है, तो वो दोनों भी हवा में उड़कर इधर उधर जाती हैं और अपनी शक्ति से नूरी रागिनी को अपने करीब लाकर आउट कर देती है और कहती है, टप्पा, पकड़ लिया, अब तेरी टर्न है। भाई तूने चीटिंग करी है, तूने अपने जादू से पकड़ा है। तो क्या हुआ, हमारे भूतिया पकड़म पकड़ाई में ऐसा ही होता है, इंसान थोड़ी जो हवा में नहीं उड़ सकते। क्या आज हमारा इंग्लिश का टेस्ट है, पढ़ाई की भी है या नहीं, वरना मैम बहुत मारेंगी। ओह नो यार, मुझे तो ऑपोजिट वर्ड आते ही नहीं है, अगर मैं टेस्ट में फेल हो गई तो। अरे नहीं होगी, मेरे को आता है, बहुत आसान है, उल्टा लिखना होता है। जैसे तू मुझसे उल्टा बकवास करती है, जैसे दिन का रात होता है तो इंग्लिश में डे का नाइट होता है, और जैसे ही जाने का गो होता है वैसे ही आने का कम होता है। अच्छा, जैसे तेरी बदसूरत शक्ल का अगली और मेरी खूबसूरत शक्ल का ब्यूटीफुल होता है। देख तू फिर से शुरू हो गई, तेरी मम्मी से शिकायत करूंगी मैं, फिर मैं तेरे पापा से करूंगी, जो बोल दे। अरे तुम दोनों तो फिर से चालू हो गई, थम जाओ। हाँ ठीक है। इस तरह तीनों बच्चियां भूतिया स्कूल जाकर पढ़ाई करती हैं और वापस आकर फिर से साथ में खेलने लगती हैं कि रॉकी भूतिया बच्चा आकर उन तीनों चुड़ैलों के साथ खेलता है। ये सब होता हुआ चारों के माता पिता कहते हैं, अरे युवराज, देखो तो हमारी बेटी रागिनी कैसे उस लड़के के साथ खेल रही है। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ इन दोनों की कितनी जम रही है। मैं तो कह रही हूँ जो बच्चे अभी इतना साथ में खेल रहे हैं वह बाद में भी ऐसे ही खेले तो कितना अच्छा होगा। मेरा मतलब इनका बाल विवाह करा देना चाहिए, जिससे ये दोनों एक दूसरे को समझ जाएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा बेटा आपकी चुड़ैल बेटी के साथ बहुत खेल रहा है। तभी वहाँ राका और शहनाज पहुंचकर कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सोच रहा हूँ हमारे भूतिया लोग में इतनी शांति अच्छी नहीं है, इसलिए अब से इन बच्चों का बाल विवाह कराया जाएगा ताकि आगे चलकर ये अपनी मर्जी से शादी न करें, अभी से ही पति पत्नी बनकर साथ रहें। तो इन 3 चुड़ैल बच्चियों का कल बाल विवाह हो जाना चाहिए, जैसे आपकी इच्छा मलिका। कुछ देर बाद सोनल अपनी बेटी रागिनी को शादी करने के बारे में बताती है तो कहती है, माँ, शादी क्या होता है? शादी मतलब जैसे तेरे पापा की मुझसे हुई है, मैं उनके साथ रहती हूँ, ऐसे ही उस लड़के से कल तेरी शादी है। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, फिर मुझे आपकी तरह काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, मुझे खेलना पसंद है, बस मुझे शादी नहीं करनी। तभी रागिनी का पिता उसे धमका देता है। ये सुनकर वो गायब होकर अपनी सहेलियों के पास पहुंचती है और बाल विवाह के बारे में बता देती है। इस बात से तीनों सहमत नहीं होती, फिर भी अगले दिन उन तीनों चुड़ैलों को जबरदस्ती दुल्हन की तरह सजाकर उनके हम उम्र भूतिया दूल्हे के साथ बिठा देते हैं, जहां तीनों कहती हैं, पापा, मैं शादी नहीं करनी चाहती, हमें जाना है। मैंने बोला चुपचाप यहीं बैठो, यही ठीक है तुम्हारे तीनों के लिए। मान्या, अब तो तू मेरी पत्नी बन जाएगी, फिर मैं तुझसे बहुत खाना पकवाऊंगा, कपड़े धुलवाऊंगा। मैंने बोला चुपचाप यहीं बैठो, यही ठीक है तुम्हारे तीनों के लिए। नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें जाना है यहाँ से। हाँ, हमें जाना है। तुम सब क्या देख रहे हो? अपने अपने बच्चों को शक्तियों से बांध दो और जबरदस्ती शादी करा दो। राका की बात सुनकर उनके माता पिता जबरदस्ती उनका बाल विवाह करा देते हैं, जिसके बाद वो विदा होकर अपने भूतिया ससुराल चली जाती है, जहाँ रागिनी की सास बिल्लो कहती है, ए रागिनी चुड़ैल, चल चुपचाप से खाना बना कर लाओ,
और मुझे पानी दे दे। साड़ी न पहन पाने पर छोटी सी रागिनी उसका खाना पीना लेकर आती है, जिसे लाकर वो अपनी सास के सामने गिरा देती है और बिल्लो कहती है, बदतमीज कहेंगी, ठीक से काम नहीं कर सकती क्या? एक तो तुम्हारे माँ बाप ने बाल विवाह कराकर यहाँ भेज दिया है। माँ जी, मुझे काम करना नहीं आता, मम्मी ने सिखाया नहीं है मुझे, तो बस खेलना और पढ़ना अच्छा लगता है, शादी नहीं करनी थी। बकवास बंद करो, पोछा लगा। रागिनी इन सब से बहुत परेशान हो जाती है। जो हाल उसका था वही हाल उसकी दोनों सहेलियों का था। उन्हें भी बाल विवाह के बाद गृहस्थी संभालने नहीं आ रही थी, जिनसे उनके भूतिया सास ससुर भी उन्हें डांट रहे थे। एक दिन तीनों इकट्ठा होकर कहती हैं, रागिनी, मान्या, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता। मैं भी, मुझसे ये कपड़े नहीं पहने जाते, मेरी सास तो बहुत मारती है। सेम, मेरी भी, वो तो कोई जादू करने ही नहीं देती, और ये सब हो रहा है उस रागिनी मल्लिका और उसके पति राका की वजह से। हाँ बिल्कुल, बाल विवाह करना इस उम्र में बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात हमें उन्हें समझानी होगी। तो चलो। ये कहते ही चुड़ैल अपने माँ बाप को बाल विवाह के बारे में समझाने के लिए उन पर थोड़ी हिंसा करती हैं। फिर तीनों चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ राका और शहनाज बाकी बच्चों का बाल विवाह करा रहे थे। तभी तीनों चुड़ैल अपनी शक्तियों को मिलाकर एक साथ उन्हें कैद कर लेती हैं। तो गुस्से में राका बोलता है, तुम तीनों ने ये सब करके बिल्कुल ठीक नहीं किया है। जैसा कि तुमने हमारा बाल विवाह कराकर बहुत अच्छा किया है, जानते भी हो ये कानूनन एक जुर्म है। तुमने हमसे हमारा बचपन छीना है। बिल्कुल, किस हक से तुमने यहाँ बाल विवाह की प्रथा चालू करवाई है? शहनाज मल्लिका, कम से कम यही सोच लेती कि हम बच्चे हैं, हमें ये सब समझने की बुद्धि और शक्ति बिल्कुल नहीं है, तो हमें पढ़ने दे। लेकिन नहीं, नाबालिग रूप से तुमने हमारा जबरदस्ती बाल विवाह कराया है। एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। बकवास बंद करो, ये सब, ये कोई जुर्म नहीं है। अच्छा, तो भुगतो। ऐसा बोलकर तीनों बच्चियां चुड़ैल उन दोनों को बहुत मारती हैं, हवा में पटक कर फिर उनके साथ बॉल बनाकर खेलती हैं और हंसकर बोलती हैं, हमारे साथ पंगा लोगे तो यही होगा। छोड़ दो हमें छोड़ दो, चक्कर आ रहे हैं। ये हमारे साथ क्या कर रहे हो? हाँ, बख्श दो हमें, हम वादा करते हैं आज के बाद इस भूतिया लोक में कभी बाल विवाह नहीं कराएंगे, उनके बचपन के साथ नहीं खेलेंगे। ऐसे नहीं, सभी भूत और चुड़ैल के सामने ऐलान करो। हाँ, मुझे मंजूर है, उसके बाद हमें इस जंजीर से आजाद कर देना। तभी राका और शहनाज को तीनों चुड़ैल पूरे भूतिया लोक के सामने ले जाती हैं। शहनाज चुड़ैल, आप सभी के सामने ऐलान करती हूँ कि हमारे लोक में अब से कोई भी बाल विवाह नहीं होगा, जो भी करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए जो भी बाल विवाह कर रहा है वो रोक दिया जाए। अब हमें छोड़ दो, हम दोनों तुम तीनों बच्चियों से माफी मांगते हैं और आज से तुम आजाद हो। ये अब हम फिर से खेल सकते हैं। इस तरह तीनों छोटी चुड़ैल बच्चियां अपने भूतिया लोक से बाल विवाह की प्रथा को खत्म करवा देती हैं और पहले जैसी जिंदगी जीती हैं।